नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप गोदारा तैयारी कर लो प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत करता हूं। सब दोस्त अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सबकी पढ़ाई बढ़िया से चल रही होगी। अपने रीजनिंग के सेशन की क्लास है आज, और रीजनिंग में सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे आप किस टॉपिक से, क्लॉक टॉपिक से क्वेश्चन आपके बीच आया है। और क्वेश्चन कह रहा है कि 2:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। यानी घड़ी में कोई भी एक समय दे दिया जाता है और आपसे कोण पूछा जाता है कि 2:30 पर घड़ी में कितने डिग्री का कोण होगा। तो 2:30 का मतलब है कि घंटे की सुई 2 पर है और मिनट की सुई 6 पर है। 2:30 पर ये जो कोण पूछा है दोस्तों, इस कोण का बताना है कि वो कितने डिग्री का है। चार ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, 105 डिग्री, 120 डिग्री, 145 डिग्री और इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बता दोगे क्या आंसर रहने वाला है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। तो सबसे पहले देखो, 2:30 को फॉर्मूला कोण निकालने का क्या होता है। कोण निकालने का एक फॉर्मूला होता है 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटा में 2 बटा में 2। अब 11 इंटू मिनट देखो कितने हैं। 11 इंटू मिनट कितने मिनट हैं, 30 मिनट हैं। माइनस 60 इंटू बजे, कितने बजे की बात है, 2 बजे की बात है, तो अपने यहां 2 लिख देंगे। बटा में क्या लगा देंगे, 2। अब 11 का 30 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 330। 60 का 2 से गुणा करोगे 120 बटा में 2। 330 में से 120 घटाओगे तो ये आएगा 210 बटा 2, यानी 105 डिग्री आएगा। 105 डिग्री जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका बिल्कुल ही क्या होगा, राइट होगा। कोई भी जब टाइम दिया हो और कोण निकालना हो तो अपने एक फॉर्मूला यूज करते हैं 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटा में 2। तो 11 इंटू मिनट कितने मिनट है, 30, माइनस 60 इंटू बजे कितने बजे की बात है, तो 2 बजे की बात है। या फिर अगर आप इसको बेसिक करना चाहो तो बेसिक आप इस तरीके से कर सकते हो, एक सुई 2 पर है घंटे वाली सुई, और मिनट वाली सुई 6 पर है। अब 2 से 6 देखो दोस्तों कितने घंटे होते हैं, 4 घंटे। एक घंटे में 30 डिग्री का, तो 4 घंटे में 120 डिग्री का। अब देखो मिनट की सुई कितने मिनट चली है, 30 मिनट चली है। जब 30 मिनट चली है तो घंटे वाली सुई 2 से थोड़ी आगे आई है, और घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे आती है। तो 30 मिनट में 15 डिग्री आगे आ गई, तो वो 15 देखो कम हो गया कोण, और इतना ही बच गया, तो वो 15 माइनस कर दोगे तो आंसर कितना आएगा, 105 डिग्री। यानी अगर आप इसको फॉर्मूले से करो तो भी कोई मुश्किल नहीं है, और बेसिक तरीके से करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोण निकालने का फॉर्मूला बस 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजे बटा में 2। तो 11 इंटू मिनट कितने मिनट है, 30, माइनस 60 इंटू कितने बजे हैं, 2 बटा में 2। 11 को 30 से करोगे 330 माइनस 120 बटा 2। 330 में से 120 घटाओगे 210 बटा 2, 105 डिग्री जिसका आंसर आया वो आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में ई व डब्ल्यू के बीच में कौन सा अक्षर होगा। यानी अपने अल्फाबेट होती है जिसको अपने एबीसीडी बोल देते हैं डायरेक्ट, या अंग्रेजी वर्णमाला जिसको अपने बोलते हैं ए से लेके जेड तक। ए से लेके जेड तक टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं अल्फाबेट में, जिसमें से स्वर कितने होते हैं, 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, और बाकी सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं, है ना। तो आपको बताना है अंग्रेजी वर्णमाला में ई व डब्ल्यू के बीच कौन सा अक्षर आएगा। जल्दी से आंसर बता दोगे। देखते हैं सबसे पहले आंसर आप में से कौन देता है। ई व डब्ल्यू के बीच आपसे पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला में ई व डब्ल्यू के बीच में कौन सा अक्षर आएगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। देखो ई कितने नंबर पे आता है, ई आता है 5 नंबर पे। डब्ल्यू कितने नंबर पे आता है, 23 नंबर पे। डायरेक्ट बीच में पूछा है तो 5 और 23 अपने प्लस कर देंगे, 5 और 23 बटा में 2 कर दो, 5 प्लस 23 बटा में 2, 23 और 5 28 बटा 2 यानी 14,
और 14 नंबर पे क्या आता है, एन आता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। यानी ई व डब्ल्यू के बिल्कुल बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो ई व डब्ल्यू के बीच में कौन सा होगा, एन होगा। जब बीच का अक्षर पूछे तो दोनों को जोड़ के बटा में क्या कर दोगे, 2। अगर यहां 14 नहीं आता, जैसे योग 27 हो जाता, तो क्या होता 13.5, फिर आपको ऑप्शन में मिलता ज्ञात नहीं कर सकते। अब तो पूरा पूरा 2 से डिवाइड हो गया, 14 आया है तो 14, तो आंसर क्या आ जाएगा, एन। अगर पूरा पूरा डिवाइड न हो, 13.5, 12.5, 11.5 या 9.5 आ जाए, 9.5 आ जाए, तो ऑप्शन में यहाँ लिखा होगा ज्ञात नहीं कर सकते। तो ये आंसर तो बिल्कुल सबका सही होगा। आपसे जो पूछा था कि ई व डब्ल्यू, यानी एक ई है और एक डब्ल्यू है, इनके बीच में कौन सा अक्षर होगा, तो इनके पूरा पूरा बीच में कितना होगा, एन होगा। और ज्ञात कैसे करोगे, टोटल करके बटा में 2 लगा दोगे, जो संख्या है 14, 14 पर अल्फाबेट में एन आता है, तो एन जिसका आंसर आया वो आंसर बिल्कुल सही आंसर आया है। आगे का क्वेश्चन देखो, यह बहुत शानदार क्वेश्चन है। किसी भाषा में TOM को 48 लिखा जाता है, उसी भाषा में जिम को 36 लिखा जाता है। यानी TOM बराबर क्या लिखा है, 48 लिखा है। JIM बराबर क्या लिखा है, 36 लिखा है। आपसे पूछा है SAB बराबर क्या लिखा जाएगा। TOM बराबर 48 लिखा जाता है, JIM बराबर 36 लिखा जाता है, SAB बराबर आपको बताना है क्या लिखा जाएगा। देखते हैं सबसे पहले आम में से आंसर कौन देता है। अगर आप इनकी नंबरिंग लिखोगे तो T 20 पर आएगा, O 15 पर आएगा, M 13 पर आएगा, J 10 पर आएगा, I 9 पर आएगा, M 13 पर आएगा, ये 19 पर आएगा, ये 1 पर आएगा और ये 2 पे आएगा। अल्फाबेट और कोडिंग डिकोडिंग के लिए आपको नंबरिंग याद करना बहुत जरूरी है। यानी एक तो किसके लिए, कोडिंग डिकोडिंग के लिए, टॉपिक के लिए, और अल्फाबेट और रीजनिंग में तो ए से जेड तक नंबरिंग तो आपके 100% याद बढ़िया तरीके से होना ही चाहिए, क्रम और विपरीत क्रम, क्योंकि ये वो टॉपिक हैं जो रीजनिंग के 10 क्वेश्चन आएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों में से हमेशा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो, अब कईयों का आंसर 22 आ रहा होगा, तो 20 और 15 35 प्लस 13 48 हो रहा है। मान लो आपने इनका प्लस किया तो टोटल 48 हुआ, पर इनका प्लस किया तो 10 और 9 19 और 13 तो कितना होता है 32, जबकि अपने को कितना चाहिए 36। इसका मतलब डायरेक्ट प्लस तो नहीं हुआ। ऐसे कभी नहीं करोगे कि टॉम का 48 करके आपने SAB का टोटल कर दिया, ऐसा कभी नहीं करोगे, है ना। बीच का में जो दिया है उसको भी देखोगे, जो रूल इसमें लगा है वो डिट्टो रूल इसमें लगा है, वो ही रूल आपको इसमें लगाना है। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो क्या रूल लगा है। सबसे पहले क्वेश्चन में नंबरिंग आप लिख लोगे इन पे। अब नंबरिंग लिखने के बाद में देखो क्या करोगे। जैसे ही आपने नंबरिंग लिखी तो T 20 पर, M 13 पर, O 15 पर, T कितने पर 20 पर, ये 15 और ये 13। देखो 2 और 0 को जोड़ा तो 2 लिखा, 1 और 5 को जोड़ के 6 लिखा, 1 और 3 को जोड़ के 4 लिखा, इनका गुणा कर दिया, 2 छिके 12, 12 चौके 48, 12 चौके 48। अब इसी तरीके से देखो 10 9 13, 1 और 0 1, 9 का 9, 1 और 3 4, तो 9 चौके कितना हो गया 36। तो आंसर क्या आ जाएगा 36। अब आपका आंसर क्या आएगा, देखो 19 1 2, 1 और 9 10 इंटू 1 इंटू 2, 10 दूना कितना हो गया 20। तो जिसका 20 आंसर आएगा वो सही है। जिनका आंसर 22 आया था वो बिल्कुल गलत आंसर था। उन्होंने इस बीच वाले को नहीं देखा, उन्होंने केवल इसको ही देखा है, TOM बराबर 48। इनका टोटल किया 20 15 35 और 13 48, तो इनका टोटल कर दिया 19 और 1 20 और 2 22। और देखो 22 पहले ही ऑप्शन में लिखा है, लेकिन 22 आंसर क्या है, गलत आंसर है 22। सही आंसर क्या होगा, इसको भी देखोगे तो 10 और 9 19 और 13 32, पर यहां तो 36 लिखा है, इसका मतलब टोटल नहीं हो रहा है। तो 1 और 0 1, 9 का 9, 1 और 3 4, 9 चौके 36। इसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। हाँ, जिनका आंसर जिन्होंने 20 किया है वो बहुत शानदार हैं, जिन्होंने 22 किया है वो आगे से इस प्रकार की गलती नहीं करेंगे क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। आगे लिखा है 15 अगस्त 1947 को क्या वार है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, काफी बार ऑफलाइन क्लास में जब लेते हैं तो ये क्वेश्चन तो करवाते ही है, फिक्स है।
तो ये तो अपना देश आज़ाद किस वार को हुआ, ये तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। और अगर डायरेक्ट किसी के याद नहीं है तो आपको वार निकालने का जो कैलेंडर में तरीका होता है उस तरीके से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन क्या है, 15 अगस्त 1947। देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, तारीख लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, तारीख। और तारीख के बाद में क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं तारीख। तारीख के बाद में अगस्त क्या है, महीना है तो माह है। उसके बाद में 1900 क्या है, शताब्दी है। उसके बाद में 47 क्या है, वर्ष है। और लास्ट में लिखेंगे अधिवर्ष। और डिवाइड किससे करोगे, 7 से। यहां अधिवर्ष का मतलब किससे है, अधिवर्ष या लीप वर्ष से है ना। अब सबसे पहले देखो तारीख कितनी है, 15 तारीख है। अगस्त का कोड कितना लगाते हैं, 3 लगाते हैं, आपको बताया है। उसके बाद में 1947, तो शताब्दी कौन सी है, 1900। और किसी भी शताब्दी को अपने डिवाइड किससे करते हैं, 400 से। जब 400 से डिवाइड करते हैं तो या तो सेंसफल 100 आएगा, या 200 आएगा, या 300 आएगा, और या 0 आएगा। इनके अलावा कभी कोई सेंसफल नहीं आएगा। अब अपने जब 400 से डिवाइड करेंगे तो देखो 1947, तो शताब्दी 1900। 1900 को 400 से भाग दोगे तो 400 चौके 1600, सेंसफल कितना आएगा, 300। अब जब 100 आए तो कोड 4 लगाते हैं, 200 आए तो 3, 300 आए 0, और 0 आए 6, सेंसफल आया है 300। 400 में जब 1900 में 400 का भाग देंगे तो 400 चौके 1600, सेंसफल 300 आएगा तो कोड कितना, 0। तो अपने यहाँ कोड लगा देंगे 0। उसके बाद में वर्ष, वर्ष कौन सा है, 47 है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 47। अब उसके बाद में क्या लिखना है, लास्ट में लिखना है वर्ष लिख दिया, अधिवर्ष। अधिवर्ष का मतलब क्या है, अधिवर्ष का मतलब है कि 1900 से लेके 1947 तक कितने लीप ईयर आए ये आपको बताना है। लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है। 4 साल में कितनी बार आता है, एक बार आता है। 4 साल में एक बार आता है तो 47 साल में कितनी बार आएगा, 4 से डिवाइड करोगे, 11 चौके 44, कितनी बार आएगा, 11 बार। तो यहाँ 11 लिख दोगे, बटा में क्या आ जाएगा, 7। बस इतनी सी बात थी, अब आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले तारीख 15 अगस्त का कोड जो आपको 12 महीनों के बताए गए हैं, 12 महीनों के कोड साधारण वर्ष में क्या होते हैं, 14, 40, 25, 03, 61 और 46। अगर वर्ष लीप हो तो जनवरी का 0, फरवरी का 3, बाकी सारे सेम होते हैं। अब देखो तारीख 15 अगस्त लिखा है, अगस्त का कोड कितना है, 3, तो 3। शताब्दी 1900, सेंसफल 300, तो कोड 0, वर्ष 47, लीप ईयर 11। अब काट दो, 11 और 3 14, 7 के पाड़े में आता है। 7 दूने 14, 7 दूने 14, कितना बचा, 1 बचा है। 7 छिके 42, कितना बचा, 5, 5 और 1 कितना हो गया, 6। अब अगर सेंसफल 1 आए तो रविवार होता है, 2 आए तो सोमवार, 3 आए तो मंगलवार, 4 आए तो बुधवार, 5 आए तो गुरुवार, 6 आया है तो छठा वार कौन सा होगा, शुक्रवार। तो अपना जो देश आजाद हुआ था वो किस वार को हुआ था दोस्तों, शुक्रवार को हुआ था। किस वार को हुआ था, शुक्रवार को हुआ था। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या आएगा, शुक्रवार। शुक्रवार जिसका आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल सही आंसर आया है। शानदार। नेक्स्ट आगे देखो, हाँ बिल्कुल, तारीख, महीना, शताब्दी, वर्ष और अधिवर्ष। तो सबसे पहले तारीख 15 थी, अगस्त का कोड 3, शताब्दी के लिए 0, वर्ष 47, लीप ईयर 11। इसमें पहला वार हमेशा किसको मानोगे, रविवार को मानोगे। अगर क्वेश्चन आई सप्ताह का पहला वार कौन सा होता है, तो सप्ताह का पहला वार हमेशा सोमवार होता है। लेकिन अपने इस तरीके से करते हैं तो पहला वार किसको मानते हैं, रविवार को मानते हैं। आगे का क्वेश्चन देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में केमल लिखा है, CAMEL, CAMEL को क्या लिखा जाता है, DCPIQ लिखा जाता है। आपसे पूछा है HORSE को क्या लिखा जाएगा, तो जल्दी से आंसर बता दोगे, HORSE को क्या लिखा जाएगा। यदि केमल को DCPIQ लिखा जाता है तो हॉर्स को क्या लिखा जाएगा, जल्दी से क्वेश्चन को कर दोगे। किसी भाषा में CAMEL,
केमल को क्या लिखा जाता है, DCPIQ लिखा जाता है। आपको बताना है HORSE को क्या लिखा जाएगा। यानी जो रूल यहां लगा है, जो रूल यहां लगा है वो ही डिट्टो रूल लगाना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले आप इन पे नंबरिंग लिख लोगे। जब आप नंबरिंग लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्लस हुआ है, माइनस हुआ है, तिरछा हुआ है। क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग में कौन सा रूल लगता है, प्लस का लगता है, माइनस का लगता है, प्लस और माइनस दोनों का लगता है। फिर अक्सर तिरछे भी हो जाते हैं, वो भी रूल लगता है। उसके बाद में विपरीत क्रम भी लिखा जाता है। तो अब आपको बताना है कि इसमें कौन सा रूल लगा है। अब देखो सी से डी अपने क्वेश्चन करते हैं। देखो ये 3 पर, 1 पर, 13 पर, 5 और 12, डी 4, सी 3, पी 16, आई 9, क्यू 17। 3 से 4 कितना प्लस हुआ है, 1। 1 से 3 कितना प्लस हुआ है, 2। 13 से 16 कितना प्लस हुआ है, 3। 5 से 9 कितना प्लस हुआ है, 4। 12 से 17 कितना प्लस हुआ है, 5। तो पहले 1 प्लस, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। ये सेम रूल आपको इसमें लगाना है। तो पहले देखो 1 प्लस करोगे, फिर दूसरे में कितना 2 प्लस करोगे, फिर 3 प्लस, फिर 4 प्लस और लास्ट में 5 प्लस। तो अब इस पे नंबरिंग लिखो। H 8, O 15, R कितने पर आता है, 18 पर, S आता है 19 पर, E आता है 5 पर। अब जैसे इसमें किया है, देखो 3 से 4 1 प्लस हुआ था, तो 8 से 1 प्लस करेंगे 9 पर क्या आएगा, 9 पर तो आई आएगा। अब देखो 1 से 3 2 प्लस हुआ है, तो 15 और 2 17, 17 पर एबीसीडी में क्या आता है, क्यू आता है अंग्रेजी वर्णमाला में। अब देखो 13 से 16 3 प्लस हुआ है, तो 18 और 3 21, 21 पर क्या आएगा, यू आएगा। एस 19, 19 और 4 23, 23 पर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। 5 और 5 10 पर क्या आएगा, जे आएगा। ये जिसका आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। IQUWJ जिसका आंसर है वो आंसर क्या होगा, एकदम से राइट आंसर होगा। बिल्कुल जिसका ये आंसर आया है वो बिल्कुल सही आंसर है। यानी केमल को DCPQI लिखा जाता है, तो HORSE को क्या लिखा जाएगा, IQUWJ लिखा जाएगा। IQUWJ आंसर नंबर कितना आएगा, 1। जिसका 1 नंबर आंसर है वो आंसर बिल्कुल सही, शानदार आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया 4 के विपरीत क्या होगा। यानी डाइस टॉपिक से क्वेश्चन लिया। और पासा कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है साधारण पासा। कौन सा, साधारण पासा। और दूसरा कौन सा होता है, मानक पासा। साधारण पासा कौन सा होता है, वह पासा जिसकी 2 सतहों का योग 7 होता है। जो योग कितना होता है, 7, उसको तो बोलते हैं साधारण पासा। और मानक पासा किसको बोलते हैं, जिसकी सतह का योग, 2 सतह का योग 7 नहीं होता, परंतु विपरीत फलक का योग कितना होता है, 7 होता है। 2 सतहों का योग 7 नहीं होता, परंतु विपरीत फलक का योग 7 होता है, उसे मानक पासा बोलते हैं। अपने इस क्वेश्चन में पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई है। और 2 स्थितियों में देखो 1 2 4 2 3 5, एक स्थिति कॉमन है। जब 2 स्थितियां दर्शाई गई हो और एक सतह कॉमन हो तो कैसे करते हैं, सबसे पहले कॉमन को लिखते हैं। सबसे पहले किसको लिखते हैं, कॉमन को। कॉमन को लिखने के बाद में घड़ी की दिशा में 2 के आगे क्या है, 1, और 1 के आगे क्या है, 4। इसमें 2 के आगे क्या है, 5, और 5 के आगे क्या है, 3। अब आपसे पूछा है 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 4 के विपरीत क्या होगा, 3। और 1 के विपरीत क्या होगा, 5। 4 के विपरीत तो 3 होगा, 1 के विपरीत क्या होगा, 5। अब देखो आपसे किसका पूछा है, 4 का पूछा है, तो 4 के विपरीत 3 आंसर बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। यानी क्वेश्चन कैसे करना है, दोनों में से अगर एक सतह कभी भी कॉमन हो, जैसे 1 2 4 2 3 5, केवल कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, तो सबसे पहले 2 को लिख लोगे। 2 के आगे घड़ी की दिशा में 1, 1 के आगे 4, फिर इस 2 के आगे देखो क्या है, 5, 5 के आगे घड़ी की दिशा में 3, तो 4 तो 3 के विपरीत, 1 5 के विपरीत, 2 के विपरीत पूछे तो क्या मिलेगा, 6।
आपसे पूछा था 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। तो जिसका 3 आंसर आया था वो बिल्कुल क्या है, सही है। अब देखो सरकारी नौकरी आपके हाथ में जब होगा तैयारी कर लो आपके साथ, है ना। हाँ, तो फैमिली बैच की फीस कितनी है, 3500 रुपए है और 3 ईयर लाइव बैच है। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, महिला कांस्टेबल, RSC, RI सब सारे कोर्स आपको दिए गए हैं, लाइव भी हैं और रिकॉर्डेड भी हैं। तो जो भी आपके साथ ही तैयारी करें उनको एक बार जरूर बताइए और आप भी परचेज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है और जल्दी से आंसर बताओ क्या आंसर रहने वाला है। 22 छात्रों की पंक्ति में सुरेश का दाईं से 10वां स्थान है। दाईं साइड से सुरेश का स्थान कौन सा है, 10वां है। मुकेश का बाईं से 5वां स्थान है। दोनों के मध्य कितने छात्र हैं ये आपको बताना है। यानी टोटल एक कोई पंक्ति है और उस पंक्ति में 22 लोग हैं, जिसमें से राइट साइड से दाईं से स्थान दे रखा है। किस साइड से दे रखा है, दाईं से स्थान सुरेश का दे रखा है। सुरेश का दाईं से स्थान दे रखा है 10वां। मुकेश का बाईं से स्थान दे रखा है 5वां। आपसे पूछा है दोनों के मध्य कितने छात्र हैं, यानी दोनों के बीच में कितने छात्र हैं ये आपको बताना है। तो जल्दी से बता दोगे क्या आंसर रहने वाला है। यानी 22 छात्रों की पंक्ति में सुरेश का दाईं से 10वां स्थान है, मुकेश का बाईं से 5वां स्थान है। दोनों के मध्य कितने छात्र हैं। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। सबसे पहले जितना क्वेश्चन में लिखा है उतना काम कर दोगे। क्वेश्चन में क्या लिखा कि कोई एक पंक्ति है, तो अपने भी लिख लिया पंक्ति है। पंक्ति में कितने लोग हैं, 22 लोग हैं। कितने लोग हैं, 22। सुरेश का दाईं से 10वां स्थान है। सुरेश का दाईं से स्थान कौन सा है, 10वां है। मुकेश का बाईं से कौन सा है, 5वां है। बाईं साइड, जिस साइड से आप लिखना शुरू करते हो, मुकेश का बाईं से स्थान कौन सा है, 5वां। दोनों के मध्य कितने छात्र, ये आपसे पूछा है। दोनों के बीच में जो ये स्पेस खाली है यहाँ कितने लोग हैं, ये आपसे पूछा है कि दोनों के बीच में कितने आएंगे। तो देखो दोनों के बीच में कितने आएंगे, 10 और 5 कितने हो गए, 15। 15 22 से कम है ना। देखो 10 और 5 कितने हो गए, 15। 15 22 से कम है और जब कम हो तो डायरेक्ट घटा दो। तो 22 माइनस 15, 22 में से जब आप 15 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, 7। तो दोनों के बीच में कितने लोग होंगे, 7 लोग होंगे। तो आंसर कितने नंबर आएगा, 1 नंबर। अब देखो यहां से यहां तक कितने, 5, 7 बीच में, 5 और 7 12 और 10 कितने हो गए, 22। तो जिसका 22 आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपसे पूछा है 8 4 6 क्वेश्चन मार्क 52.5 सीरीज का क्वेश्चन है और बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखते हैं आंसर किसका आता है। यहां लिखा है 8, 8 के बाद में 4, 4 के बाद में 6, 6 के बाद में क्वेश्चन मार्क और 52.5। तो जल्दी से आंसर बता दोगे क्या आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन मार्क की जगह आपको बताना है कि 8 4 6 क्वेश्चन मार्क 52.5 क्या आंसर रहेगा। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। आठ चार छह क्वेश्चन मार्क 52.5। देखो सबसे पहले 8 4 6 क्वेश्चन मार्क 52.5। तो 8, 8 से 4 क्या हुआ है, आप बोल सकते हो कि माइनस हुआ है, लेकिन यहाँ कितना हुआ है, 2 प्लस हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, या तो 8 माइनस करोगे तो फिर इधर प्लस कितना करोगे। तो ये रूल तो नहीं लग रहा है। अब दूसरा रूल देखो, एक बड़ा ही बढ़िया रूल है। क्या रूल लगा है, 8 से 4, 8 से 4 क्या है, एक तो 4 माइनस है। दूसरा अपने क्या बोल सकते हैं कि 8 से 4 हुआ है यानी आधा हुआ है, और आधे का मतलब क्या होता है, 0.5 होता है। आधे का मतलब क्या होता है, 0.5। यानी 8 को अगर गुणा करें 0.5 से तो 4 आता है, फिर 4 का 1.5 गुणा कितना होता है, 6 होता है। देखो ये बात हमेशा याद रखना है
कि 4 के बाद में 6 आए तो इस बात का तो पता है कि 2 प्लस हुए हैं, लेकिन ये हमेशा याद रखना है कि 4 का 1.5 गुना कितना होता है, 6 होता है। जैसे आप 4 को 1.5 से गुणा करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। जैसे 4 का 1 गुना 4 और 4 का आधा 2, 4 और 2 कितने, 6। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। 4 का 1.5 गुना 6। अब देखो यहाँ तो वह आधा गुना, यहाँ 1.5 गुना, यहाँ होगा 2.5 गुना। अब 6 का 2 गुना 12, 6 का आधा गुणा 3, 12 और 3 कितने होते हैं, 15। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 15। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 15। तो 15 जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। अब आगे चेक कीजिए कि ये सही है या गलत है। तो 15 का गुणा किससे करोगे, यहाँ आधे से, 1.5 से, 2.5 से, तो यहाँ 3.5 से। तो 15 तिया 45 और 15 का आता 7.5, 5, 2, 5, 52.5 जिसका आंसर है, 52.5 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ बिल्कुल सही है, क्या है, 15 आएगा। यानी पहले क्या हुआ, आधा गुणा हुआ, देखो 8 का आधा 4, फिर 1.5 गुणा हुआ। अब आधा गुणा 1.5 गुणा तो 2 गुणा नहीं करोगे, क्योंकि 1 से 1.5 नहीं हुआ, आधे से 1.5 हुआ है। आधा गुणा 1.5 गुणा 2.5 गुणा, तो नेक्स्ट कितना, 3.5 गुणा। तो जब 3.5 गुणा करोगे 15 का तो 52.5। तो यहाँ 2.5 गुणा 6 का करोगे तो 15 आंसर बिल्कुल सही आएगा। आगे लिखा है के बटा में टी बराबर 16/7 समानुपात जे आर। नेक्स्ट क्वेश्चन मारे, तो जल्दी से बताओगे क्या आंसर आएगा। यानी के बटा में क्या लिखा है, के बटा में टी लिखा है और 16 के बटा में 7 लिखा है, फिर समानुपात लगा के लिखा है जे, फिर अनुपात क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये तो क्लियर है, एक बार अल्फाबेट एक बार नंबरिंग, तो अल्फाबेट नंबरिंग। अब आपको बताना है क्या आने वाला है। जल्दी से आंसर बताओगे, किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है। देखो के कितने नंबर पे आता है, के तो 11 नंबर पे आता है। कितने पे आता है, 11। टी आता है कितने नंबर पे, 20 नंबर पे। जे आता है 10 नंबर पे। आर आता है 18 नंबर पे। तो अब देखो किस तरीके से इस क्वेश्चन को किया गया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। के का विपरीत देखो क्या होता है, के का विपरीत होता है पी, और पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। के का विपरीत पी होता है, पी 16 पर आता है। टी का विपरीत क्या होता है, जी। अपने बोलते हैं ना जिट्टी रोड, या के लिए बोल देते हैं कप, जी के लिए जीटी रोड। तो पी कितने पर, 16, और जी कितने पर, 7। यानी जो अल्फाबेट लिखा है इनका विपरीत क्रम लिखा है। तो जे कितने पर, जे का विपरीत क्या होता है, अपने बोलते हैं ना जयपुर क्वीन। तो क्यू, क्यू कितने नंबर पे आता है, 17 नंबर पे। आर का विपरीत क्या होता है, आई। अपने बोलते हैं इंडियन रेलवे, है ना, वो इंडियन रेलवे। यानी आई का विपरीत आर, तो आर का विपरीत आई। आई कितने पर आता है, 9 पर आता है। तो आंसर आएगा 17/9, 17/9। 4 नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा। यहां कैसे करोगे कि के का विपरीत पी है और पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। टी का विपरीत जी है और जी कितने नंबर पे आता है, 7 नंबर पे आता है ना। उसी तरीके से जे का विपरीत क्या होता है, क्यू, और क्यू कितने नंबर पे, 17 पे। आर का विपरीत आई, आई कितने नंबर पे, 9 पे। इस तरीके से आप अपना आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट देखो, एक बाड़े में कुछ घोड़े वे रखवाले हैं। एक बाड़े में क्या है, कुछ घोड़े वे रखवाले हैं। यदि पैर गिने तो 100 होते हैं तथा सिर गिनने पर 30 होते हैं। बाड़े में क्या है, कुछ घोड़े हैं। एक तो है घोड़े और दूसरे क्या है, रखवाले। घोड़े हैं और क्या है, रखवाले हैं। कुल पैरों की संख्या दे रखी है 100। कुल सिर की संख्या दे रखी है 30। आपको बताना है कितने घोड़े हैं, ये आपको बताना है।
देखो जब भी पूछे किसका पूछा है तो कितने घोड़े हैं, जब भी चार पैरों वालों का पूछे, चार पैरों वाला, तो क्या करोगे, कुल पैर बटा में दो माइनस में कुल सिर, ये काम कर दो। अब देखो कुल पैर कितने हैं, कुल पैर कितने हैं 100, 100 बटा में दो माइनस में कुल सिर कितने हैं 30, 50 माइनस 30, तो आंसर क्या आएगा 20। तो कुल घोड़े कितने हैं 20, तो घोड़े तो कितने आ जाएंगे 20, और रखवाले कितने हैं, टोटल 30 हैं तो रखवाले कितने हो गए 10। 20 को 4 से गुना किया तो 20 चौके कितने हो गए 80, 10 को 2 से गुणा किया तो कितना हुआ 20, वापस कुल पैर कितने हो गए 100, है ना। तो आंसर कितना आएगा 20, जिसका आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल सही है। जब भी चार पैरों वालों का निकालना हो तो कैसे करते हैं, चार पैरों वाले और दो पैरों वाला दिया हो और चार पैरों वालों का निकालना है तो जितने पैर हैं उनका आधा करके उनमें से सिर घटा दो। जैसे पैर कितने हैं 100 पैर हैं तो 100 का आधा कर दो कितना 50, 50 में से जितने सिर दिए हैं वो घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा 20। जिसका 20 आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल राइट आंसर आया है। नेक्स्ट आगे आपसे पूछा है निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं, यानी त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी गई है। देखो जब भी ऐसा त्रिभुज आए तो इसका मतलब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो बाहर वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 4। जब इस तरह की आकृति आए और त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया हो तो बाहर वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 4 होती है। जैसे ध्यान दोगे 1 2 3, 3 तो ये हो गए, चौथा त्रिभुज कौन सा है पूरा बड़े वाला, तो ये कितने हो गए 4, एक त्रिभुज अंदर है तो 4 और 1 कितने हो गए 5। यानी त्रिभुज के जब अंदर त्रिभुज हो तो बाहर वाले त्रिभुजों की संख्या हमेशा कितनी होती है 4। तो यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि 4, फिर इस त्रिभुज के अंदर ये त्रिभुज है तो यहां भी लिख सकते हो 4, अंदर एक त्रिभुज है तो 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 4 8 और 1 कितने हो गए 9। तो जिसका 9 आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है सही है। 9 कौन कौन से होंगे देखो, एक 9 कौन कौन से होंगे अपने यहां त्रिभुज बना के बताते हैं आपको। देखो 9 कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गए। 6 के बाद में देखना एक ये हो गया 7, ये वाला 7, उसके बाद में एक ये हो गया 7 और 1 8, एक और कौन सा बचा तो दोस्तों एक और कौन सा बचा पूरा बड़े वाला 8 और एक यहां से पूरा बड़े वाला कितना हुआ है 9। तो जब त्रिभुज के अंदर त्रिभुज हो तो बाहर वाले त्रिभुजों की संख्या कितनी होती है 4, 4 4 8 और एक अंदर है तो टोटल कितने त्रिभुज हो गए 9। तो जिसका 9 आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखो शब्द नोवेल में ऐसे कितने अक्षर युगम है, युगम का मतलब जोड़े होता है, जिनके बीच उतना ही अंतर है जितना अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। यानी शब्द नोवेल में, किसमें शब्द नोवेल में ऐसे कितने अक्षर युगम हैं NOVEL, ऐसे कितने अक्षर युगम हैं जिनके बीच उतना ही अंतर होना चाहिए जितना अंग्रेजी वर्णमाला में है। जैसे ध्यान दो मैंने ऐसे लिख दिया PMR, अब मैं बोलूं कि PMR उसके बाद में मैंने लिख दिया K, मैं बोलूं कि इस शब्द में ऐसे कितने अक्षर युगम हैं जिनके बीच उतना ही अंतर होना चाहिए जितना अंग्रेजी वर्णमाला में। तो अपने को पता है अंग्रेजी वर्णमाला में देखो P और R के बीच में क्या आता है, P के बाद में Q और Q के बीच बाद R, P और R के बीच एक ही शब्द आता है, कितना शब्द आता है एक। यहां भी देखो P और R के बीच कितना है एक, तो एक तो ये जोड़ा हो गया। अब K से देखो LM, अपने को पता है K के बाद में L आता है, L के बाद में M आता है, तो K और M के बीच कितने शब्द आते हैं एक। तो यहां भी देखो K और M के बीच कितने हैं एक, तो एक और एक कितने जोड़े हो गए 2 जोड़े हो गए। इसी तरीके से आपको शब्द नोवेल में जोड़े बनाने हैं कि कितने जोड़े बनेंगे। तो सबसे पहले देखो एक जोड़ा तो बन रहा है N से O, अंग्रेजी वर्णमाला में N और O दोनों पास पास होते हैं, यहां भी दोनों पास पास है।
उसके बाद में एन से वी नहीं बनेगा, ई नहीं बनेगा, एल नहीं बनेगा। दूसरा देखो ओ से वी भी नहीं बनेगा, ई भी नहीं, एल बनेगा। देखो क्या आता है, एल के बाद में एम एन ओ। एल और ओ के बीच में कितने अक्षर होते हैं, दो। यहां भी बीच में कितने हैं, दो। तो एक और एक दो, तो आंसर कितने नंबर आएगा, एक नंबर। जिसका एक नंबर आंसर आया है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही आंसर आया है। आगे का क्वेश्चन देखोगे, यदि किसी कूट भाषा में चांद को 41 41 83 लिखा जाता है, रीड को 41 518 लिखा जाता है, हेयर को क्या लिखा जाएगा? जल्दी से बता दोगे क्या आंसर रहने वाला है। CHAND को 41 41 83, रीड को 41 5 18, हेयर का बताना है क्या आंसर रहने वाला। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, CHAND, CHAND को क्या लिखा जाता है, 41 41 83 लिखा जाता है। READ को क्या लिखा जाता है, 41 518। आपसे पूछा हेयर को, HEAR, हेयर को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले देखो डी को क्या लिखा गया है, 4, यानी डी कितने नंबर पे आता है, 4 नंबर पे। एन कितने नंबर पे आता है, 14 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे। एच कितने नंबर पे आता है, 8 नंबर पे। और सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे। इसी तरीके से लिखा गया है। अब डी देखो कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। ए कितने नंबर पे, 1 पे। ई कितने पे, 5 पे। और आर कितने पे, 18 पे। तो सबसे पहले आर देखो कितने पे, 18 पर। ए कितने पर, 1 पर। ई कितने पर, 5 पर। एच कितने पर, 8 पर। 18 158 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन जिसका भी आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर नंबर कितना आया है, बी, 18 158। ये जिसका आंसर है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही है, बिल्कुल। आगे का क्वेश्चन देखोगे, ए बी का पुत्र है, बी और सी बहने हैं, ई सी की माता है, यदि डी ई का पुत्र है तो कौन सा कथन सत्य है? 4 आपको ऑप्शन में दिया है। पहला कह रहा है कि डी ए का मामा है, दूसरा कह रहा है ई बी का भाई है, डी ए का ममेरा भाई है, और 4 नंबर लिखा है बी और एफ दोनों भाई है। आपको बताना है कौन सा बिल्कुल सही आंसर होगा। जल्दी से आंसर देंगे। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, ए बी का पुत्र है। ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। तो मैंने लिख दिया ए है वो पुत्र है किसका, बी का। ए बी का पुत्र है। बी और सी दोनों क्या है, बहने हैं। बी और सी दोनों बहने हैं। ई सी का भाई है, ई इनका क्या है, भाई है। ई सी की माता है, सॉरी, ई है वो सी की क्या है, माता है। ए बी का पुत्र है, बी और सी बहने हैं। ई सी की माता है, ई है वो सी की क्या है, माता। तो इन बी की भी क्या है, माता है, यानी दोनों की माता है। उसके बाद में लिखा है यदि डी ई का पुत्र है। ई का पुत्र कौन है, डी। ई की पुत्री कौन है, बी। ई की पुत्री कौन है, सी। तो आपसे पूछा है कौन सा कथन सत्य है, डी ए का मामा है। अब देखो ए की माता बी और माता का भाई क्या लगता है, मामा। तो आंसर कितने नंबर आएगा, 1 नंबर जिसका आंसर है वो बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं मैं। देखो सबसे पहले ए बी का पुत्र है। ए है वो पुत्र है किसका, बी का। ए किसका पुत्र है, बी का पुत्र है। बी और सी बहनें हैं तो बहनों की पीढ़ी बराबर होती है। ई सी की माता है, सी की माता है तो बी की भी माता है। और इसका पुत्र कौन है, डी। अब ये पुत्र है और ये पुत्रियां हैं तो ये इनका भाई हो गया, ये एक की माता है।
तो माता का भाई दोस्तों क्या लगता है, मामा। तो आंसर क्या आएगा, डी ए का क्या है, मामा है। जिसका ये आंसर आ रहा है वो बिल्कुल आंसर क्या है, सही आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए, राम का जन्म 15 मार्च 2005 सोमवार को हुआ, इसी वार को पुनः अपना जन्मदिन कब मनाएगा, ये आपको बताना है। राम का जन्म 15 मार्च 2005 सोमवार को हुआ, इसी वार को पुनः अपना जन्मदिन कब मनाएगा, ये आपको बताना है। यानी कहने का मतलब है कि 2005 का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट होगा, इसी वार को मतलब देखो जन्मदिन मनाएगा तो तारीख तो सेम होगी, महीना सेम होगा, वार भी क्या होना चाहिए, सोमवार। तो केवल चेंज क्या होगा दोस्तों, वर्ष चेंज होगा, केवल क्या चेंज करना है, वर्ष चेंज करना है। अब अपने को पता है 2005 साधारण वर्ष है, और 2005 किसके बाद में आता है, 2004 के बाद आता है। तो जो लीप ईयर के तुरंत बाद साधारण वर्ष है, उसका कैलेंडर 6 वर्ष बाद समान होता है। तो 2005 का कैलेंडर 6 वर्ष बाद, आंसर क्या आएगा, 11 वर्ष बाद। तो 2011, 2005 के 6 वर्ष बाद आंसर क्या आएगा, 2011। तो आगे वाला वो जन्मदिन उसी वार को कब मनाएगा, 2011 को मनाएगा। देखो साधारण वर्ष का जो कैलेंडर होता है, साधारण वर्ष का कैलेंडर 11 वर्ष बाद सेम होता है, कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद। लीप वर्ष का कैलेंडर, लीप वर्ष का कैलेंडर 28 वर्ष बाद समान होता है। लीप के तुरंत बाद जो साधारण है, लीप के तुरंत बाद जो साधारण वर्ष होता है, उसका कैलेंडर 6 वर्ष बाद समान आता है। जैसे 2005 2004 के तुरंत बाद है, तो इसका कैलेंडर 6 वर्ष बाद किसके समान होगा, 2011 के समान होगा। अब देखो ये रूल कब तक लगता है, अगर बीच में कहीं साधारण स्थाप दिया जाए तो ये रूल नहीं लगता है, यानी 1900 के लिए लगेगा, 1800 के लिए लगेगा। पर अगर कोई 1890 से बाद में पूछेगा तो बीच में पूरा पूरा 1900 आ रहा है ना, तो ये रूल नहीं लगेगा, बाकी ये रूल बिल्कुल सही लगेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे का क्वेश्चन देखिए, 15 मई 2005 को सोमवार है, 10 अगस्त 2005 को कौन सा वार होगा। यानी क्या लिखा है, 15 मई 2005, 2005 को कौन सा वार है, सोमवार है। आपसे पूछा है 10 अगस्त 2005 को कौन सा वार होगा। जल्दी से आंसर बताओगे, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। पंद्रह मई 2005 को सोमवार है, 10 अगस्त 2005 को कौन सा वार होगा। देखो सबसे पहले अपने को 15 अगस्त से आगे चल 15 मई से आगे जाना है और 10 अगस्त तक जाना है। मई का महीना 31 का होता है, 15 दिन तो निकल गए, क्योंकि अपने तो 15 मई से आगे जाना है तो आगे के दिन काउंट करेंगे। तो मई के दिन कितने बचे, 16, बचे हुए को भाग 7 से, तो शेषफल कितना आया, 2। मई कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ, अपने को पता है अपने को 15 मई से आगे जाना है, तो मई का महीना कितने दिन का होता है, मई का महीना 31 दिन का होता है। 31 में से 1 से 15 तो निकल गए, 31 में से 15 निकल गए, कितने बचे, 16। 16 को भाग किससे, 7 से, 7 दूने 14, शेषफल कितना आया, 2। तो अपने यहाँ 2 लिख दिया, मई कंप्लीट हो गया। मई के बाद में महीना आता है जून का, जो 30 दिन का होता है। 30 दिन का 7 से भाग दोगे तो शेषफल 2 आएगा।
तो जून के लिए 2 लिख दिया। जुलाई 31 का होता है, 31 को 7 से भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा, 3 आएगा। तो जुलाई के लिए कितना लिख देंगे, 3। अगस्त में अपने को पूरे महीने से कोई मतलब नहीं है, अपने को 10 अगस्त तक है, तो 7 एकम 7, शेषफल कितना आएगा, 3। अब देखो 2 2 4 और 3 7, 7 का एक जोड़ा कैंसिल हो गया, बचा क्या है, 3। 3 दिन आप किस में जोड़ दोगे, सोमवार में। सोमवार में 3 दिन जोड़ोगे तो कौन सा वार आएगा, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। तो जो गुरुवार जिसका आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। जिसका भी गुरुवार आंसर आया है, 2 2 4 और 3 7 कट हो गया, क्या बचा है, 3। 3 दिन आप जोड़ दोगे तो आंसर क्या आएगा, गुरुवार। नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखिए, निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब बताना है आपको। देखो एक तो होता है दर्पण प्रतिबिंब और एक होता है जल प्रतिबिंब, दो प्रतिबिंब, यानी एक तो दर्पण और एक जल। दर्पण में हमेशा क्या होता है, दाएं बाएं परिवर्तन होता है, दाएं बाएं परिवर्तन। जल में क्या परिवर्तन होता है, ऊपर नीचे का भाग। दर्पण में हमेशा दायां बायां चेंज होगा, दर्पण में जो दायां है वो बाईं ओर होगा और जो बायां है वो किस ओर होगा, दाईं ओर। लेकिन जल प्रतिबिंब में हमेशा क्या होगा, ऊपर नीचे का भाग चेंज होगा। जो ऊपर होता है वो नीचे दिखाई देता है जल में, और जो नीचे होता है वो ऊपर दिखाई देता है। दर्पण में कभी भी ऊपर नीचे का भाग चेंज नहीं होगा और जल में कभी दायां बायां चेंज नहीं होगा। यानी दर्पण में तो दायां बायां चेंज होगा, ऊपर नीचे सेम रहेगा। जल में ऊपर नीचे चेंज होगा, दायां बायां सेम रहेगा। तो अब सबसे पहले जल्दी से आंसर देखिए, ए बी सी डी ई में कौन सा आएगा। अब देखो जितनी वस्तु की दूरी प्रतिबिंब दर्पण से होती है उतनी ही दूर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे नजदीक प्रतिबिंब की क्या है, पी है, तो यहाँ पहले पी आएगा तो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद में आर आएगा तो वो इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, एल आएगा तो वो चेंज हो जाएगा, फिर के चेंज हो जाएगा। ये जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये जिस भी ऑप्शन में है पी आर के एल, तो आंसर कितने नंबर आ जाएगा, पी आर के एल, आंसर 3 नंबर आ जाएगा। जिसका 3 नंबर आंसर आया है वो बिल्कुल क्या है, सही आंसर आया है बिल्कुल, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब पूछा है और दर्पण प्रतिबिंब में ध्यान से देखोगे क्या चेंज होता है, दाएं बाएं चेंज होता है। अब ये देखो दाई साइड है, ये बाई साइड आ गया, ये बाई साइड है, ये दाएं आ गया, ये दाएं वाला देखो बाएं आ गया और बाएं वाला कहां चला गया, दाएं चला गया। इसी तरीके से जो पास में वो पास रहेगा, जो दूर है वो दूर जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन देखिए, 20 छात्रों की पंक्ति में राकेश का दाईं से 15वां है, मुकेश का बाईं से 13वां है, दोनों के बीच में कितने छात्र हैं। ये शानदार क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले भी एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था, लेकिन उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है। राकेश का दाईं से स्थान दे रखा है, दाईं से कौन सा दे रखा है, 15वां। मुकेश का बाईं से कौन सा दे रखा है, 13वां। दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, यह आपसे पूछा है। दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, जल्दी से आंसर बताओगे, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, टोटल कितने लोग हैं, टोटल तो है 20। 20 छात्रों की पंक्ति में राकेश का दाईं से 15वां स्थान है, राकेश का दाईं से कौन सा है, 15वां। मुकेश का बाईं से कौन सा है, 13वां। मुकेश का बाईं से कौन सा है, 13वां। अब क्या पूछा है, इन दोनों के बीच में कितने छात्र हैं, यह आपसे पूछा है। अब देखो 13 और 15 कितने हो गए, 28। 28 20 से क्या हो गए, ज्यादा। तो दो तरीके हैं इसके, या तो दाएं को बायां बनाओ या बाएं को दायां बनाओ। देखो एक तरीका तो ये है कि टोटल 20 कैंडिडेट है, इसका बाईं से स्थान 13वां है, तो आप इसका दाईं से स्थान निकाल सकते हो, 20 माइनस 13 प्लस 1, 21 में से 13 स्थान कौन सा आया, 8वां। मुकेश का दाईं से 8वां, उसका मुकेश का दाईं से 15वां। अब 8 और 15 के बाद में क्या आएगा, 9 10 11 12 13 14, 3 और 3 कितने आएंगे, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। ये मुकेश का स्थान हो गया, ये राम का। कहने का मतलब है या तो दाएं को बायां बना लो
और या बाएं को दाएं बना लो। अगर आप ये काम दोनों ही नहीं करो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, 13 और 15 कितने हो गए 28, 20 से ज्यादा हो गए। अगर कम होते हैं इन दोनों का टोटल तो डायरेक्ट घटा देते, अब ज्यादा हो गया तो 2 घटा दो, 28 में से 2 गया 26, 26 माइनस 20, आंसर कितना आएगा 6। जिसका 6 आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल सही है। जिसका भी 6 आंसर आया है वो आंसर क्या है, बिल्कुल सही आंसर आया है। नेक्स्ट आगे आपसे पूछा है एट द रेट के विपरीत क्या होगा। आपको बताना इस एट द रेट के विपरीत क्या रहने वाला है। देख लोगे कॉमन कितने, एक सतह कॉमन है या दो सतह कॉमन है, कितनी सतह कॉमन है वो आपको बताना है। देखो कितनी सतह कॉमन है, एक तो ये कॉमन है, उसके बाद में और कोई भी कॉमन नहीं है। जब को एक सतह कॉमन है तो सबसे पहले कॉमन को लिख के घड़ी की दिशा में गुणा के आगे माइनस, माइनस के आगे प्लस। अब यहां देखो गुणा के आगे क्या है भाग, और भाग के आगे क्या है एट द रेट। आपसे पूछा एट द रेट के विपरीत क्या होगा, तो एट द रेट के विपरीत क्या होगा, प्लस होगा। आंसर कितना आएगा 1 नंबर। जिसका 1 नंबर आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल ही क्या है, सही आंसर आ रहा है। आगे लिखा है 30, 35, 65, 30, 35, 65, 100, 165, 265 क्वेश्चन मार्क। जल्दी से बता दोगे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है, 30, 35, 65, 100, 165, 265। शानदार, शाबाश। देखो 30 और 35, 30 और 35 का टोटल करें तो कितना होता है 65 होता है। 35 और 65 का टोटल करें तो 100 होता है। 65 और 100 का टोटल करें तो 165 होता है। फिर 100 और 165 को जोड़ा तो कितना आया 265। फिर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 430। तो 430 जिसका आंसर आया वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। यानी 30 और 35 65, 35 और 65 100, 65 और 100 165, 100 165 265, 165 और 265 430। 430 जिसका आंसर है वो आंसर एकदम से राइट आंसर है। आगे का क्वेश्चन देखिए, राम पूर्व दिशा में जा रहा है, वह किन कर्मों में जुड़े ताकि दक्षिण दिशा की ओर चलना चाहिए। अब देखो एक दाएं से एक बायां हमेशा कैंसिल हो जाता है, एक दाएं से एक बायां हमेशा कैंसिल हो जाता है। देखो एक दाएं से एक बायां हमेशा क्या हो जाता है, कट हो जाता है, सेम दिशा आ जाती है। जैसे कोई उत्तर की ओर गया है, उत्तर की ओर जाके वो दाएं घुमा है, किस ओर घुमा है दाएं, फिर यहां से वापस बाएं घुमा तो फिर देखो उत्तर की ओर जा रहा है, तो एक राइट से एक लेफ्ट क्या हो जाता है, कट हो जाता है। उसी तरीके से आपसे पूछा है राम पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा कौन सी होती है, ये वाली दिशा पूर्व दिशा होती है। पूर्व, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम। अब पूर्व दिशा में जा रहा है यानी इस ओर जा रहा है, तो सबसे पहले बाएं से दाएं कट हो गया, बाएं से दाएं कट हो गया, एक पूर्व एक बाएं बच रहा है। अपने को पता है पूर्व में जाके जो बाएं घूमेगा वो उत्तर में जाएगा, जबकि यहां दक्षिण लिखा है। इसका मतलब ये तो गलत है। बाएं से दाएं कट हो गया, बाएं से दाएं कट हो गया, फिर क्या बचा है बाएं बचा है, तो फिर भी किस दिशा में जाएगा, उत्तर वाली, तो ये भी गलत है। अब देखो बाएं से दाएं कट हो गया, तीन दाएं बचे हैं। हमेशा तीन राइट बराबर होता है एक लेफ्ट के, तीन राइट किसके बराबर, एक लेफ्ट के, और तीन लेफ्ट किसके बराबर, एक राइट के। अब देखो तीन राइट एक लेफ्ट के बराबर होते हैं, यहाँ तीन राइट बचे हुए हैं, तो तीन राइट का क्या बनेगा, एक बायां बचेगा, और बाएं अपने को नहीं चाहिए। अपने को पता है पूर्व दिशा में जाके जो दाएं घूमेगा वो दक्षिण में जाएगा, तो अपने को क्या चाहिए, एक दायां चाहिए। अब देखो दाएं से बाएं कट हो गया, यहां तीन बाएं बचे। आप तीन बार बाएं घूम लो चाहे एक बार दाएं घूम लो, इसका मतलब आंसर कितने नंबर आएगा, 4 नंबर आएगा। आंसर कितने नंबर आएगा, 4 नंबर। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को पूरा करना चाहो तो अब आप एक पूर्व में जाके जब दाएं घूमोगे तो किस दिशा में जाओगे,
दक्षिण दिशा में जाओगे। अगर क्वेश्चन को पूरा करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो, पहले कोई कैंडिडेट पूर्व में गया, फिर बाएं घुमा, पूर्व में जाके जो बाएं घूमेगा उत्तर में जाएगा, फिर बाएं घुमा, फिर पश्चिम में आ गया, फिर बाएं घुमा तो फिर कौन सी दिशा में आ गया, दक्षिण में आ गया, फिर बाएं घुमा तो कौन सी दिशा में जाएगा, फिर बाएं घूमेगा तो कौन सी दिशा में आ जाए। दोबारा देख लो क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या लिखा है, राम पूर्व दिशा में जा रहा है, ये दिशा पूर्व है। पहले वो बाएं घुमा है, पूर्व में जाके जो बाएं घूमेगा वो जाएगा उत्तर दिशा में। अब उसके बाद में वो फिर बाएं घुमा है तो वो आ जाएगा पश्चिम दिशा में। अब यहां से वो किस ओर घुमा है, बाएं घुमा है, यहां से बाएं घूमेगा तो किस दिशा में आएगा, दक्षिण दिशा में। अब दक्षिण से वो किस ओर घुमा है, दाएं घुमा है, किस ओर घुमा है, दाएं। दक्षिण में आके जो दाएं घूमता है वो किस दिशा में जाता है, पश्चिम में। और यहां से फिर वो किस ओर घुमा है, बाएं घुमा है, तो उत्तर की ओर। तो बिल्कुल आंसर कितने नंबर आएगा, 4 नंबर जिसका आंसर आ रहा है वो आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। 3 बाएं से हमेशा एक दायां बनता है, एक दाएं से एक बायां कट हो जाएगा, तो 3 बाएं बराबर होता है एक दायां। तो आज की क्लास इतनी रहेगी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय।